सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे ये बताते हुए हर्ष गर्व होता है कि मैं उस संस्था के सदस्य हूँ जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 60 वर्ष से भी अधिक समय से और लगभग 60 केंद्रों से भी अधिक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री महर्षि अरविंदो, जिनका कि अभी हमने 150वां जन्मदिन मनाया इसी 15 अगस्त पर, महर्षि अरविंदो के और माँ मीरा अल्फांसा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सफल व्यक्तित्व निर्माण की ओर अग्रसर है। जब जब आप और सफल व्यक्तित्व निर्माण की ओर हम लोग एक अग्रसर होते जा रहे हैं, एक उनके विचारों को लेकर के हम निरंतर एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और जब आप भी हमारे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो आप भी इस सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं और उनकी विचारधारा को तर्क संगत रूप से ग्रहण करते हैं, ग्राह्य करते हैं और उसे ग्रहण करके आप समाज की को भी नवनिर्माण की दिशा प्रदान करते हैं। इसी कारण आप सभी अभिभावकों को जोड़ने की इच्छुक मैं रहती हूँ, क्योंकि आप सभी भावी स्वस्थ नागरिकता के सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या महत्वपूर्ण स्थित रूप में स्थित हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही एक भावी स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। अभिभावक जिस प्रवृत्ति के होंगे उस प्रवृत्ति का ही बालक होगा तो वैसा ही समाज बनेगा। तो हम और आप एक अभिभावक के रूप में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। आज तक मैं अक्सर आपसे एक नैतिक रूप से एक बातें करती रही, परंतु आज मैं आपसे कोई नैतिकता की बातें नहीं करूंगी। आज का आज का जो विषय मैंने लिया है वो बहुत ही व्यवहारिक है। व्यवहारिक कैसे कि, और ये विषय मेरे मस्तिष्क में किस प्रकार से कौंधा, इस आत्मसंस्मरण को का हिस्सा मैं आपके साथ बनने जा रही हूँ। हुआ यूं कि एक बार एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं वहां पर बैठी ही थी और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय समाज में समय का मूल्य तो क्या कहें, आधा घंटा या 1 घंटा अधिक हो जाना कोई मायने नहीं रखता, कोई किसी को परेशानी नहीं होती। परंतु मेरे पास एक समीपी, एक बहुत ही सभ्य, संभ्रांत, बुद्धिजीवी और कहें तो एक साहित्य में रुचि रखने वाली एक महिला बैठी हुई थी। वो बहुत प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती दौर में, सम्मेलन के शुरुआती दौर में बहुत शांत थी, बहुत अच्छी प्रकार से हर बात को सुन रही थी, समझ रही थी। परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि उनके अंदर व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। बार बार वो अपनी घड़ी देखती, कभी घड़ी देखती, कभी मोबाइल देखती और समय चेक करती थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उसने कहा, देखिए, मैंने तो सोचा नहीं था कि ये इतना समय लग जाएगा। मैं तो सोच रही थी हद से हद 15 मिनट अधिक हो जाएंगे, अधिक से अधिक आधा घंटा हो जाएगा, परंतु यहाँ तो 1.5-2 घंटा ऊपर होता जा रहा है। तो मैंने कहा, क्यों, कोई परेशानी है, आपको कहीं जाना था? उन्होंने कहा, कहीं जाना नहीं था, मेरे घर में मेरे बच्चे घर आ चुके होंगे और वो भूखे होंगे। तो मैंने कहा, क्या आपके बच्चों की अवस्था क्या है? उन्होंने कहा, मेरा लड़का 13 वर्ष का है और लड़की मेरी 11 वर्ष की है। तो मैंने कहा, क्या उन्हें वो कुछ अपने लिए नहीं बना पाएंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने उनको कभी कुछ नहीं सिखाया। अरे वो पढ़ाई करें या ये सब देखें? मैं सोचती रही कि मुझे उस समय सोचा नहीं, फिर थोड़ी देर में ही उन्होंने आयोजक के पास गई और उनसे क्षमा याचना करते हुए वो अपने घर चली गई। पर मेरे समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गई। मैं सोचती रही, ये गलत थी या हम गलत हैं या हमारी व्यवस्था गलत है? क्योंकि माँ बाप का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है अपने बच्चों की, अपने संतान की का समुचित विकास। और समुचित विकास कब होगा?
जब हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। माँ सही थी, क्योंकि उसको अपने बच्चों की उदर पूर्ति की आवश्यकता का ध्यान आ रहा था और वो उसके लिए क्षमा याचना कर गई। परंतु उन्होंने अपने विकास की गति को अवरुद्ध तो कर ही दिया, क्योंकि जो एक साहित्य प्रेमी थी और आगे अपनी गति को, विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो तो उनकी वहाँ अवरुद्ध हो गई, क्योंकि जो वो करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, अपनी योग्यता को प्रदर्शन करना चाहती थी, वो तो नहीं कर पाई। कारण अपने बच्चों की उदर पूर्ति पर ध्यान ध्यान देने के कारण। आखिर इसका कोई ना कोई तो समाधान है। और यहीं से मेरे मस्तिष्क में एक बात सोचा कि प्राचीन समय में किस प्रकार से एक संयुक्त परिवार होते थे और बच्चे के ऊपर पढ़ाई होते हुए भी घर के कामों को भी भली भांति सिखा दिया जाता था, जिससे कि वो आगे चलकर अपने भविष्य में, भावी जीवन में कहीं पर भी परेशान नहीं होता था। क्योंकि वास्तव में हमारा दायित्व है, हमारा अभिभावकों का दायित्व है कि हम संतान का शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक रूप से भी उसका विकास कर उसको स्वस्थ सबल बनाएं। और भोजन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा, किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा या डीजल नहीं होगा, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? तो बच्चे के की उदर पूर्ति हमारे लिए सबसे प्रमुख कार्य है। पर अगर हम चाहें कि बच्चा, हमारे विकास की गति भी अवरुद्ध ना हो और बच्चा भी स्वस्थ सबल बनता चला जाए, तो उसका कोई ना कोई तो समाधान है। उसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि हम बच्चे को भी रसोई के आसान कामों को, कुछ ना बढ़ते हुए बच्चों को ये ना सोचें, धीरे-धीरे बच्चा क्रमिक विकास उसका होता जा रहा है, तो उसे समय-समय पर हम रसोई से संबंधित ज्ञान भी देते चले जाएँ। ये हमारी एक आवश्यकता है, ये नहीं है। अब कई माएँ कहती, "भई मैं नहीं कराती बच्चों से काम, उनकी पढ़ाई इतनी है।" अरे जब पढ़ाई है तो वो काम कैसे करेंगे? अगर हम काम कराने लगे, बच्चा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। परंतु अगर आप ध्यान से देखें, अगर बच्चे को आप स्वस्थ वातावरण घर में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रसोई के काम या घर के काम न अ, क के करते हुए अपनी पढ़ाई उसकी अवरुद्ध हो जाएगी। बल्कि मैंने तो कई बड़े-बड़े साहित्यकारों को देखा है, उनके विषय में सुना है, तो वो कहती हैं, उनके संस्मरणों को सुनती हूँ, तो उनसे पता चलता है, अरे मैं तो रसोई में ये काम करते हुए ये विचार मेरे अंदर कौंधता था, उसको मैं तुरंत लिख लेती थी। ये मैं यहाँ तक कि उपले थापते हुए भी लोगों ने बड़े-बड़े सृजन कर दिए, काम करते हुए। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा काम करते हुए अपनी पढ़ाई की गति को अवरुद्ध कर देगा। आप मत सोचिए कि ये संघर्ष है बच्चों के लिए, बल्कि उसको साथ-साथ की गतिविधियों में, घर की गतिविधियों में भी लगाए रखिए, क्योंकि ये ना तो संघर्ष है। और अगर आप उसको संघर्ष भी मानते हैं कि मेरे बच्चे को घर का भी काम करना पड़ रहा है और पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, तो ये मत सोचिए कि वो संघर्ष है, बल्कि उस संघर्ष आप उस बीज से सीखिए जो ज़मीन में दफ़न होकर के भी लड़ाई लड़ता रहता है और आखिरकार एक अंकुरित, पुष्पित, फलीभूत होकर के एक वृक्ष की भांति निकलता आता है। आखिर उस बीज ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी संघर्ष किया, तभी तो वो इतना बड़ा बना। तो आप मत सोचिए कि मैं अपने बच्चे को घर का काम ना सिखाऊँ। बच्चे को घर का काम ना सिखाना ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि आप युक्त एक प्राणी हैं, तो आप अपने बच्चे को काम समझाएँगे, घर का काम भी सिखाएँगे, क्योंकि आगे चलकर जब बच्चा बाहर जाएगा, तो वो अपना भोजन अगर नहीं बना पाएगा, बाहर का खाना खाएगा और उसकी तबीयत खराब होती रहेगी। उस समय तो आप उसके साथ नहीं हैं। तब आप माथा पकड़ कर बैठेंगे कि हाय मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आता, कैसे करे? क्योंकि काम करने वाले की भी बहुत परेशानी है, समय की परेशानी है। बच्चे के साथ बाहर का खाना जो है किस तरह का आ रहा है, आपने जाकर के तो देखते नहीं कि वहाँ पर किस तरह का भोजन आ रहा है। एक स्वस्थ भोजन जिसके विषय में आप शुरू से अपने बच्चे को बता रहे हैं, थ्योरी में बताए जा रहे हैं, थ्योरी में तो ये बताए जा रहे हैं कि हमें ताज़ा फल खाना चाहिए, सब्जियाँ ताज़ी खानी चाहिए, भोजन तभी की तभी बना हुआ खाना चाहिए,
तभी हम हृष्ट-पुष्ट होते हैं। परंतु जब बच्चा बाहर जाकर के बाहर का खाना खा रहा है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि वो किस प्रकार का भोजन कर रहा है? अरे! अगर बच्चे को थोड़ा-बहुत भी भोजन बनाना आता है, तो आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और मैं इसके बहुत सारे लाभ बताऊँगी अगर हमने अपने बच्चे को कुछ काम करना सिखाया है। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा-सा होता है, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राचीन समय से एक कार्य का विभाजन कर दिया गया था, समाज की गतिविधियों का विभाजन हो जाता था। कहा जाता था स्त्रियाँ जो हैं वो घर का काम करेंगी, अपने बच्चों का लालन-पालन का काम स्त्रियों का है। माँ, बहन, बेटी ये सब काम करेंगी, परंतु पुरुष केवल धनोपार्जन करेगा और ये समझा जाता था पुरुष बहुत विवेकपूर्ण प्राणी है और स्त्री जो है भावनाजन्य प्राणी है, भावनाओं से युक्त प्राणी है, क्योंकि वो माँ है, बेटी है, पत्नी है, तो भावनाओं के माध्यम से घर का भरण-पोषण करती है और पुरुष विवेक के आधार पर करता है। इसी कारण क्या होता था कि पुरुष के की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुना जाता था। जो पुरुष निर्णय लेता था, उसका निर्णय ही महत्वपूर्ण माना जाता था। स्त्रियों को ये सोचा जाता था, ये जो है केवल भावनाओं के माध्यम से ही सोच सकती हैं, परंतु अब तो ऐसा नहीं है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी हुई जो पुरुषोचित थी। आप जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लीजिए, दुर्गावती का ले लीजिए, कितनी सारी महारानी अहिल्या का देख लीजिए, तो पर वो कुछ थी, परंतु धीरे-धीरे समय परिवर्तित होता चला गया। जब समय परिवर्तित हो जाता चला गया, तो क्या है स्त्री और पुरुष में समानता हो गई, हैं? एक सेंटेंस आने लगा काफ़ी समय से आप हमारे से भी पहली पीढ़ी कहने लगी, इस लड़की लड़का एक समान दोनों को दो विद्यादान। अब जब दोनों को विद्यादान दिया गया तो उन दोनों की ही प्रतिभाएं मुखर होने लगी। जैसा पुरुष के प्रति सोचा जाता था कि वो केवल बाहर का काम करेगा, तो स्त्री भी उसके लिए आगे निकलती चली गई। जब स्त्री आगे निकली तो उसे भी आवश्यकता था कि वो घर का काम सीमित रूप से ही करे। तो पुरुष के लिए भी आवश्यक हो गया कि वो भी घर का भी काम करे और बाहर का भी काम करे, जैसा कि स्त्री करती आई थी, बाहर का भी करती थी, तो उसमें और धीरे-धीरे उसमें सामंजस्य स्थापित होता चला गया। जब वो सामंजस्य स्थापित होता चला गया, उसके माध्यम से हम ये कहने लगे कि हमें स्त्री और पुरुष दोनों को घर के कामों को सिखाना चाहिए। अब आप प्रारंभ से देखिए, जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो कुछ लगभग 1 वर्ष तक तो क्या 2 या 3 वर्ष तक उसको हम भाषा ज्ञान सिखाते हैं, रिश्तों की पहचान कराते हैं और क्या कहते हैं वस्तुओं की पहचान कराते हैं और खेल-कूद के, खिलौनों की, उन सब की पहचान कराते हैं। जब धीरे-धीरे 3 से 4 वर्ष का होता है, तो हमें आवश्यक हो जाता है कि हम उसे सामान का उचित रख-रखाव भी सिखाएँ। उसके साथ-साथ ही जैसे ही वो 5-6 वर्ष का हो तो हमें चाहिए कि हम उसको डस्टिंग भी सिखाएँ, छोटे-छोटे कपड़ों को तह बनाना भी सिखाएँ, जैसे कि उसी के अंडरगारमेंट्स है उसको तह बनाना सिखाएँ या फिर क्या कहते हैं किचन के छोटे-छोटे से कपड़े हैं? उनको जो साफ करने वाले हैं, उनको धोना और तह बना कर के सूखने के बाद रखना सिखाएँ। आप उसमें देखेंगे उसके अंदर एक स्वावलंबन की भावना पैदा हो रही है और वो उछलता-कूदता बिना खींचे हुए काम कर रहा है। अगर घर में कई सारे बच्चे हैं, तो आप देखिएगा कि उनमें एक कॉम्पिटिशन, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाएगी और वो बहुत ही प्यार से उन कार्यों को करते चले जाएँगे। और साथ-साथ जैसे ही वो 6 और 7 साल का हो, तो उसे घर में खाने की टेबल लगाना, अपनी चीज़ों को, अपने वस्तुओं को ढंग से लगाना, ये सब और खाना सर्व करना कि जाओ ये दाल का डोंगा आप ये रख कर आओ, सब्जी का डोंगा आप रखो, पानी आप रखो, इस तरह की बातें भी हमें सिखाते रहना चाहिए। और 7 से 10 वर्ष के जैसे-जैसे वो क्रमिक विकास के उत्तरोत्तर वृद्धि पर जा रहा है, तो आप उसे छोटा मत सोचिए, उसके प्रति घबराइए मत, उसको काम सिखाइए। उसको काम कैसे सिखाएँ कि जैसे कि कभी-कभी आपको चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो आप उसको तरीका जब आप चाय बनाती हैं, तो उसको अपने पास खड़ा रखिए। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है। उसको बताइए देखो बेटा ऐसे-ऐसे चाय बनती है। आपको उसको दूध देना है, तो आप उसको सिखाइए आप उसको किस तरह से दूध करके दे रही हैं। तो वो उसका ग्लास दूध का ग्लास बनाना उसको सिखाइए। उसको क्या कहते हैं, कभी-कभी मिक्सी के पास ले जाकर उसको मैंगो शेक है, बनाना शेक है और भी कई चीज़ें आप उसको बनाकर सिखा सकते हैं। धीरे-धीरे उसके अंदर भी एक
क्यूरियोसिटी पैदा होगी, उसको भी काम करने की इच्छा पैदा होगी। आज मैं इसी बात को करते हुए आपको आगे की बात सिखा रही हूँ कि हमें अपने बच्चों को क्या चीज़ें सिखाना चाहिए, जिससे कि वो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके घर का कार्य कर सके और अपनी उदर पूर्ति भली-भाँति कर सके। सबसे पहले, क्योंकि अब चूल्हे की प्रथा तो है नहीं, अब तो चूल्हे बहुत कम रह गए हैं, गाँव में है, पर कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब आजकल सबके पास गैस हो गई। तो गैस को ऑन करना और गैस को ऑफ करना, ये आप बच्चों को बहुत भली प्रकार सिखाइए। उसकी नॉब के बारे में बताइए, उसके मेन स्विच के बारे में बताइए और साथ-साथ रेगुलेटर के विषय में बताइए, जिससे कि कभी कोई बच्चा वो करे तो कोई असावधानी ना हो जाए। और उसे समझाइए, अगर आपको कहीं गैस लीकेज की गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तो उस समय लाइट का स्विच कभी भी ऑन ना करें, क्योंकि लाइट का स्विच ऑन करते ही उसमें से जो करंट की स्पार्किंग होगी, वो पूरे घर को जला सकती है। तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा एक सावधानी पूर्वक बहुत आसानी से हर कार्य कर पाएगा और वो स्वयं को भी मैनेज कर लेगा। क्योंकि आपने जो ये अवस्था है बच्चे की, वो बहुत जल्दी ग्रास्पिंग की अवस्था है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो बच्चा जो है इन छोटी-छोटी बातों को बहुत जल्दी सीखता है। जब वो उसको सीखने लगता है उस चीज़ों को, तो उसको आपके ना होते हुए वो स्वयं को असुरक्षित महसूस नहीं करता। यानी कि वो अपने को स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए कार्य करने लगता है। अब धीरे-धीरे आप बच्चे को भोजन के प्रति आइए। भोजन के प्रति क्या है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, आप बच्चे को समझाइए किस तरह की सब्जी हमें खानी चाहिए। हमें हमेशा ताज़ी सब्जी खानी चाहिए, हमेशा अच्छा ताज़ा फल खाना चाहिए। तो जब भी कभी आप दोनों बाज़ार जाते हैं, अपने बच्चे को भी साथ ले जाइए और उससे बच्चों को फलों की पहचान, सब्जियों की धीरे-धीरे सब्जियाँ की पहचान कराइए, जिससे कि उसको समझ में आता चला जाए। और साथ-साथ ये भी अपने साथ खड़ा रख कर के, देखो बेटा कौन-सी सब्जी बिना छिलका उतारे बन सकती है, कौन-सा फल बिना छिलका उतारे खाया जा सकता है। चाकू को किस प्रकार पकड़ना होता है, सब्जी को किस प्रकार उबाला जाता है, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उबाल करके, और आप चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और आप जो है पहले लोगों के जो सब्जी काटते में आप देखेंगे अंगूठे अक्सर कटे-कटे रहते थे, हैं? परंतु आजकल चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल हो गया, तो लोगों को के हाथ कटे-कटे नहीं रहते और वो बहुत सावधानी से चाकू से सब्जियाँ काट लेते हैं। तो जब हम अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो बच्चा बहुत सावधानी से, आप समझिए आपका बच्चा बढ़ रहा है और उसके अंदर स्वावलंबन की भावना पैदा होती जा रही है, और उस भावना से वो अपने कार्य को बहुत ही समुचित रूप से, बहुत ही ढंग से करता चला जाता है। तो उससे क्या हुआ कि आपने, जब कभी आप बाहर से आईं या आए, तो आपने देखा बच्चों ने तो खूब भोजन कर लिया, बच्चों ने कुछ तो खा लिया है, कम से कम आपको एक हड़बड़ी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। आप बाहर होकर के भी अपने काम को बहुत ही व्यवस्था दे सकती हैं। जब आप दे सकते हैं और जब आप व्यवस्था दे सकते हैं, तो उधर का काम भी आपका पूरा हुआ, उधर बच्चे का भी काम पूरा हो गया। मैं ये नहीं कहती कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर डाल दी जाए, परंतु इमरजेंसी के समय में वो अपना कार्य भली-भाँति कर सके। इसी तरह से आपको बच्चे को सब्जियों को मैश करना, सैलेड को काटना, ये सब चीज़ें भी आपको उसको सिखानी चाहिए। तो धीरे-धीरे कुछ नहीं मिला तो सैलेड खा लेगा, कम से कम एक स्वस्थ भोजन तो वो कर पाया, जो कि एक पौष्टिक भोजन उसको मिल पाया, तो कुछ भी वो खा सकता है। उसको बताइए कि मैं नहीं हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब कभी एक चीज़ और है कि आपने उसको शुरू में ही समझा दिया थोड़े दिन पहले, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में भी, कि अपनी चीज़ों को भली-भाँति आप रखो, तो उसमें एक बर्तन धोना भी आता है। अब आपके बच्चे ने प्लेट में भोजन किया, प्लेट में सब्ज़ी भी लग रही है ऐसे, तो बची हुई सब्ज़ी आप डस्टबिन में डालिए। एक तो पहले तो आप बचाने की आदत ही ना डालीजिए। यही बताइए, इतना ही लो थाली में, बेकार ना जाए नाली में। अगर उस पर भी बच जाता है, तो उससे डस्टबिन में, या गाय के लिए जो आपने कुछ बना रखा है, या खाद बनाने के लिए कोई जगह बना रखी है, तो उसमें डालने की उसको आदत डलवाइए। और अगर बचता है, अगर प्लेट है, खाली है, तो उसे पानी से सिंक में जाकर के उसे धोने की आदत भी डालें। अगर वो मान सकता है तो बहुत
बहुत अच्छा है, पर मांझ नहीं सकता तो आवश्यक नहीं है कि वो मांझे, पर कम से कम धोकर अवश्य रख दे। जब वो उसे धोकर रखेगा तो उसे बताइए कि इसमें कीटाणु, जीवाणु का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग कहा करते थे कि बर्तन को धोकर, बर्तन साफ करके रात को रखिए क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं। ये बात नहीं थी, एक समझाने का एक प्रयास मात्र था कि हम लोगों को समझाएं कि अगर हमारे बर्तन गंदे रहेंगे तो जीवाणु, कीटाणु का प्रवेश होगा और उन्हीं बर्तन में अगर हम भोजन खाएँगे तो हम अवश्य बीमार पड़ जाएँगे। इसीलिए पहले एक परंपरा थी कि रात को बर्तन झूठे नहीं छोड़े जाते थे। तो आपने बच्चों को अनायास ही बर्तन धोने की आदत डाल दी और ये बताया अगर आप चाय या दूध पीते हैं तो नीचे कप में वो जमा रह जाता है। जब हम उसको पीते हैं तो वो हमें बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए बच्चा जब बर्तन धोना सीख जाता है तो और चीज़ों को बॉयल करना सीख जाता है, गर्म करना, पानी को गर्म करना सीख जाता है, तो कभी आप बीमार भी पड़ते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है, आपको सहारा हो जाता है। आप बीमारी में ये परेशान नहीं होते कि मेरा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, मेरा बच्चा क्या करेगा? इस तरह की बात सोचते हुए तो कभी आप मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, भगवान ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, कुछ हो, तो आप ये चिंता नहीं करेंगे कि आपका बच्चा जो है भूखा होगा, आपको पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो इस तरह की आप परेशानियों से बच जाएँगे। और इसी तरह से जो किचन अप्लायंस है, रसोई के जो सामान हैं, उनकी जानकारी भी आपको भली-भाँति अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि अब माइक्रोवेव कैसे चलाया जाता है, गैस का लाइटर किस प्रकार से चलाया जाता है, आपका मिक्सी किस प्रकार से चली जाती है, मिक्सी को किस तरह से, क्योंकि जब आप उसको चलाना सिखा चुके होते हैं, तो वो आपके पीछे सुरक्षित होता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर किसी स्पार्किंग हो गई या कुछ हो गया, आप दुर्घटना है तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति आपके साथ ना आए। आप बहुत आराम से अपने को बच्चे को सुरक्षित महसूस करें और वो अपना कार्य कर सके, वो अपना नुकसान ना करे। उसको बताइए कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पकड़ का इस्तेमाल कैसे होता है, चिमटा कैसे यूज़ किया जा सकता है, आपका टी पैन को आप कैसे रखें, फ्राई पैन को किस प्रकार से रखें, घी को अगर आप डाल रहे हैं एंड किसी चीज़ में अगर आपको घी डालना है तो ऊपर से छींट के नहीं डालें जिससे कि आपका हाथ ना जले। अगर आपका स्लैब ऊँचा है तो आप उसके को बताइए कि नीचे पटरा रख के पटरे पर खड़ा होके करे जिससे कि आपका हाथ यहाँ से न जले। अक्सर बच्चों का हाथ कलाइयों से जल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा सीख जाता है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। जब वो किचन अप्लायंस आराम से इस्तेमाल करना सीख जाता है तब भी वो सुरक्षित रहता है। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं कि हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। साथ-साथ हमें कुछ आसान रेसिपी बच्चे को सिखाने देनी चाहिए। जैसे दूध में दलिया उबालना, उसमें चीनी डाल कर के खा लेना। आपका अंडा उबाल लेना, यदि आप अंडा खाते हैं तो आप अंडा उबालना बच्चे को सिखा सकते हैं। चावल उबालने का तरीका सिखा सकते हैं। चावल को किस प्रकार धोया जाता है, हाथ से नहीं निकाल सकते तो आप छलनी में निथार करके कर सकते हैं। शुरू-शुरू में बच्चा अगर बिखेरता है उससे तो आप गुस्सा मत होइए। धीरे-धीरे उसको समझाइए, बेटा ये गलती सबसे होती है, हमसे भी हुआ करती थी, परंतु अब देखो हम कितना अच्छा खाना बना लेते हैं। तो उससे क्या है, बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा और वो नई-नई रेडी टू मेक रेसिपीज़ को उसको सिखाइए और ये जो आपके ब्रेड पर बटर लगाना, हैं, जैम लगाना, इस तरह से अगर वो खा सकता है तो बच्चा, तो उसका पेट भर जाएगा। आप बहुत निश्चिंत रहेंगे, आप जो है अगर ये सब सिखा देंगे, तो आप बहुत निश्चिंत हो जाएँगे और आपका बच्चा भूखा भी नहीं रहेगा। आप जो है स्वयं के लिए भी भली प्रकार से समय निकाल पाएँगे। एक ये जो बहुत बड़ी समस्या का आप आराम से निरंतर अपने घर में वो वातावरण देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो और इसके साथ-साथ कितनी बड़ी आप लोगों ने फ़ायदे देख लिए। एक तो आपने अपने बच्चे को स्वावलंबी बना दिया, दूसरा उसके अंदर आत्मविश्वास जगा दिया और कहते हैं जब
कोई भी खाना बनाता है तो उसको उस जो व्यक्ति खाना अच्छा बनाता है उसको कभी डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो जब दूसरे को खिलाता है तो उसे एक आंतरिक खुशी मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। जब वो संतुष्टि मिलती है तो उसका डिप्रेशन दूर भाग जाता है। जब हम खुद भी अच्छा खाते हैं, दूसरे को भी अच्छा खिलाते हैं, एक स्वस्थ पौष्टिक भोजन जब हम खिलाते हैं, तो हम एक डिप्रेशन से भी मुक्त होते हैं। जब बच्चा आपके लिए जब अपने लिए बनाएगा तो कुछ आपके लिए भी बनाकर रखेगा। आप उसकी दिल से सराहना करिए, बहुत प्यार से सराहना किया, बेटा आपने ये बहुत अच्छा बनाया। अगर उससे कुछ गलती है तो आप बताइए, अब की बार आपसे ये गलती हो गई, आगे से ये गलती होगी ही नहीं, क्योंकि आप जान गए, क्योंकि अनुभवों से ही सब सीखते हैं। तो आपने आज अनुभव तो लिया, तो इस प्रकार से अनुभव के माध्यम से आपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा दिया और उसे वो जिम्मेदार उसको बना दिया। एक परिवार में अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर हर कोई आश्रित होता है, तो उससे क्या है, घर में एक जुड़ाव पैदा होता है। पिता बच्चों पर आश्रित है, माता पर आश्रित है, माँ बच्चों पर आश्रित है, पिता पर आश्रित है। तो इस तरह जब एक दूसरे के सब पूरक बनते हैं तो नेचुरली सबके अंदर एक जुड़ाव की भावना पैदा होती चली जाती है। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए होते हैं, आत्मसंतुष्टि होती है और फिर स्वयं के परिवार पर हमें गर्व होने लगता है। देखा हमारा परिवार कैसा है, हमें कभी किसी से आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हम खुद दूसरे को सहारा देने के लायक हैं, दूसरे को की परेशानियों को हल करने लायक हैं। किसी की परेशानी हो हम दौड़कर जा सकते हैं, परंतु हमें हमारे ऊपर अगर कोई कठिनाई आती है तो हम उस कठिनाई को स्वयं ही समाप्त करने में सक्षम है। ये जो भावना आती है, ये इससे हमारे अंदर एक गर्व की अनुभूति होती है, हमारे अंदर सोशल वैल्यूज हमारी बढ़ती हैं, उसके सोशल वैल्यूज को हम एक आकार दे पाते हैं। किसी की मदद नहीं लेने से हम जो है आगे चलकर हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढ लेते हैं और किसी जीवन का निर्वाह, भावी जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक अपने घर में एक सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करें। सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे तो जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति होता रहेगा। आप गर्व से कहेंगे, वी हैव वंडरफुल लाइफ, मेरी एक बहुत अच्छी लाइफ है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। आप कभी किसी से ये नहीं कहेंगे, अरे मेरी जिंदगी क्या है, वो तो बस घिसट रही है। ये जो घिसटने वाली अवस्था है, ये आपके साथ कभी भी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ घर की, यानी ये एक प्रैक्टिकल लाइफ के प्रति भी उनकी सोच को बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे से अभिभावक बने। धन्यवाद। यदि इससे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बहुत आराम से, बहुत ही इच्छा पूर्वक, बहुत ही निसंकोच होकर के उस प्रश्न का समाधान जानने के लिए तत्पर हो सकते हैं। यदि इस समय आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डाल करके कमेंट बॉक्स में डाल करके आप अपनी बातों को कह सकते हैं। धन्यवाद।